हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 8 ऑफ मई। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स के लिए पूछते रहते हैं, तो बुक्स देखो हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारी डाल रखी हैं। लगभग सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, राइट। तो आप वहाँ पे सारी किताबें जाके डायरेक्टली चाहते हो अमेजन से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टाइम पे तो लॉकडाउन भी लग रहे हैं, आप बुक मिल भी नहीं रही होगी, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो लोग बहुत नए हैं या बिल्कुल नए हैं, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। हमारा 2000 रुपये का पैक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक से पढ़ाई गई। इसमें आपको ये पता लग जाएगा क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है। वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैलिडिटी जब तक चाहे तब तक देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आप नए हो तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स दोस्तों 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप उसको लिमिटेड टाइम देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे। और पेमेंट मेथड बता रखा है मैंने, तब 3 तरीके से कर सकते हैं। हमारा DKSIS अकेडमी करके ऐप है, वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं, अकाउंट में कर सकते हैं, या फोन पे, पेटीएम, भीम UPI से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर में न्यूज़ है दोस्तों, ये है दहला बांध। तो देखो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पहले पूछेगा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन वही पूछ देगा कि दहलाबाद कहाँ पे है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, दहलाबाद कहाँ पे है आपका, अफगानिस्तान में, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। चर्चा में क्यों है, चर्चा में ये है कि तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में लड़ाई चल रही थी। फाइनली क्या हुआ, तालिबानियों ने क्या किया, इस पे कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया है, तो इसी वजह से चर्चा में। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये पूछ लेगा कि दहलाबाद कहाँ पे है, ठीक है। जो इमेज में आपको दिख रही है दहलाबाद है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है। तो ये जो कांधार देख रहे हो ना, कांधार के पास में ही है, ठीक है। ये है दहलाबाद कांधार के पास में। तो ये भी पूछा जाता है कि किसके पास में, कांधार सिटी सबसे पास है कि काबुल है कि मजार शरीफ है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंधार प्रांत में है, ठीक है। उसके अलावा दहला बांध, देखो बांध बनता है तो कोई नदी जाती है ना, तो कौन सी नदी गई है या ये कौन सी नदी है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अरंगडाब ठीक है नदी है ये, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना हो तो अफगानिस्तान के बारे में आप जैसे विकीपीडिया कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, जो करना है कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको थोड़ी सी नॉलेज अगर एक्स्ट्रा गेन करनी है तो। शुक्र के बारे में दोस्तों हमने पिछले क्लास में भी शायद पढ़ा था। पार्कर सोलर प्रोब के बारे में अगर आपको याद रहा कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है और कुछ तरंगे का बेसिकली इसने शुक्र से भी लिया था। तो बेसिकली आज कुछ फैक्ट्स ऐड किए हैं जो आपको बेसिक नॉलेज के रूप में पता होगा बहुत सारी, और नहीं भी पता होगा। कल हमने डिस्कस भी किया था, और जो चीज़ें नई हैं वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नई चीजें देखते हैं। तो शुक्र की देखेंगे तो शुक्र को हम बेसिकली जुड़वा बहनें कहते हैं, मतलब पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि मतलब सिमिलर दिखता है, थोड़ा छोटा है पृथ्वी से लेकिन सिमिलर दिखता है। और एक इकलौता तारा दोस्तों जिसको हम 24 घंटे देख सकते हैं। 24 घंटे इन द सेंस, जब भी वो हम आप आकाश में देखोगे तो अगर आपको कोई एक बड़ा सा ना टिमटिमाता हुआ तारा दिखता है, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं वो शुक्र होता है। कई लोग शुक्रवा तारा या कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं, राइट। बट वो शुक्र ही होता है जो हमें दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री पे झुकी हुई है ना, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री पे झुकी, 23 23.5 पे झुकी हुई है। लेकिन जो शुक्र है दोस्तों वो 2.64 डिग्री पे झुका हुआ है। मतलब पृथ्वी अगर इतनी झुकी है, तो शुक्र क्या है, हल्का सा झुका हुआ है, बस बहुत ही हल्का सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, हो सकता है आपसे पूछ ले। 2.6 डिग्री पे शुक्र मतलब वीनस झुका हुआ है, और पृथ्वी आपकी 23.5 पे। आप पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, मतलब कितने साल में लग जाते हैं हमें, 365 दिन, ठीक है। टोटल हमें 365 दिन लग जाती है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में। लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब 365.5 होता है बेसिकली। और यहाँ पे क्या है, 243 दिन में पूरा करता है ये एक चक्कर। शुक्र जो अपने घूर्णन पर एक 243 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट में से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये तो छोटा है हमने बता दिया। अच्छा, इसकी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, जो बाहर की दोस्तों एक लेयर है इसकी, ठीक है। जो इसकी बाहर की लेयर है, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों का बेसिकली समूह मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये विषाक्त हो जाता है, मतलब जहरीला हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैंने बताया था लगभग 470 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होता है, जिसमें आप एक लेड, पीबी लेड, पारा जिसको बोलते हैं, उसको भी पिघला देगा ये, ठीक है। और दूसरा ये याद रखिएगा कि ये एक शुक्र ग्रह प्लस एक यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं ना हम लोग, अरुण, ठीक है। तो शुक्र और आपका यूरेनस या अरुण बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन दोनों ग्रहों को छोड़ के, ठीक है, विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। तो याद रखिए 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, कौन कौन से? यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं और शुक्र जिसको वीनस बोलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा वीनस के बारे में, इसका कोई मून नहीं है। मून मतलब इसका कोई चंद्रमा नहीं है जो इसकी तरफ चारों तरफ घूमता हो, कोई भी नहीं है, राइट। कोई भी इसका ग्रह नहीं है जो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता हो। तो यार हमारा एक मून है जिसको हम चंद्रमा के नाम से कहते हैं ना, चंदा मामा, राइट, वो हमारे पास एक है, लेकिन वीनस के पास कोई भी एग्जिस्टिंग मून नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों एनपीसीआई की। एनपीसीआई क्या है? इसको बोलते हैं दोस्तों, बेसिकली अगर फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2007 में बेसिकली इसको एक तरह से एक्ट किया गया था, ठीक है, हमारे संसद के द्वारा। तब से ये बेसिकली एक्टिव मतलब चालू हुआ लगभग 2010 से, थोड़ा सा फंक्शन ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। बेसिकली इसने कहा कि क्या कहा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है ना, उसके पचड़े में हम नहीं पड़ने वाले भैया। जो बैंक, जैसे सपोज करो आप क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर ये आपको मसला समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी समझते हैं। देखो क्रिप्टो करेंसी जैसे आप अपने जेब में नोट रखते हो ना, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का नोट रखते हो, राइट। ऐसे ही डिजिटल रूप में आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट में पैसे रखते हो ना कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, राइट। ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी आपको नोट के रूप में नहीं मिलेगा, जैसे एटीएम में जाके आप निकाल नहीं सकते पैसे। क्रिप्टो करेंसी बस ऑनलाइन करेंसी है। कुछ भी खरीदना है ऑनलाइन खरीद लीजिए, कुछ भी बेचना है ऑनलाइन बेच लीजिए। पैसे आपको फिजिकली नहीं मिलने वाले हैं। ये सारे पैसे कैसे मिलेंगे? ऑनलाइन, ठीक है। जिसमें आप सबसे ज्यादा जो फेमस है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में सबने सुना होगा, राइट। बिटकॉइन के बारे में सबने सुना होगा, बिटकॉइन, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्निक पे बेस्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्निक का मतलब ये होता है कि इसकी माइनिंग की जाती है, कोड लिखे होते हैं, उसको क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद आपको बिटकॉइंस मिलते हैं। और डायरेक्टली दूसरा ऑप्शन है कि आप बिटकॉइन खरीद लीजिए, ठीक है। बेसिकली ये होता है। तो इसका रूल्स रेगुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है, ये जापान के एक पर्सन थे, नाकोमी सातोमोतो कुछ ऐसे नाम था उनका, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे अभी नया कुछ ऐसे ही नाम था, ठीक है। शायद सातोशी नाकामोटो नाम था, जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली याद आ पा रहा है, ठीक है। तो ये शायद उनका हाँ, सातोकी नाकामोटो नाम था उनका, ठीक है। बट ठीक है, नाम कुछ भी हो, कोई आपसे फाउंडर के नाम पूछ जाने के चांसेस नहीं है, फिर भी याद रखिएगा नाकामोको नाम था, सातोशी नाकामोको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए क्रिप्टो करेंसी हम पढ़ रहे थे, तो बेसिकली क्या होता है क्रिप्टो करेंसी के, जैसे आप रुपए यूज करते हो तो इसका गवर्निंग बॉडी कौन होता है? आरबीआई। अगर आपने देखा होगा ना कि जब आप नोटबंदी हुआ 2016 में, तो आरबीआई ये था जो रूल सोल्यूशन हर बार बार निकाल रहा था। 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, ये ऐसे करना है, इतने नोट मिलेंगे आपको, इतने पैसे मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, 4000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, सब आरबीआई रेगुलेट करता था, ठीक है। अगर आपका नोट, अगर करेंसी बंद होती है तो आरबीआई सारे पैसे वापस लेता है, देता है। लेकिन बिटकॉइन के में क्या है, आपका रुपए का सारा ख्याल रखता है कौन? आरबीआई। लेकिन बिटकॉइन का ख्याल रखने के लिए दोस्तों कोई नहीं है। कोई नहीं है जो बिटकॉइन का आपका ख्याल रखेगा। मतलब माई बाप कोई नहीं है। अगर ये पैसा हो सकता है अचानक से गायब हो जाए, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और लोग यूज क्यों करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको एक वॉलेट मिल जाता है, उस वॉलेट में अपना पैसा ऐड करिए, पैसा ऐड करने के बाद आप बिटकॉइन खरीदिए, बेचिए, खरीदिए, बेचिए, आपके वॉलेट में हमेशा पड़ा रहेगा। इसके लिए आपको एक पिन मिलता है, ठीक है। एक आपका पर्सनल की मिलता है, एक जनरल की होता है। तो इससे आप उस पिन से खोलेंगे, आपका बिटकॉइन मिलेगा। बेचना है बिटकॉइन बेच दीजिए, खरीदना है बिटकॉइन खरीद लीजिए। और इस बेसिकली क्या होता है, ट्रांजेक्शन में इसकी फीस भी बहुत कम लेते हैं उसमें लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये है डिजिटल करेंसी, जो थोड़ा सा आपको जस्ट पता भी होना चाहिए था, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अब इसके नुकसान क्या क्या है, आप फायदे तो समझ में आ गए। एक वॉलेट मिल जाएगा आपको, ट्रांजेक्शन करिए। और अगर बात करें तो 2016 से 2021 तक में बिटकॉइन मतलब पता नहीं कितना ज्यादा गुना हो गया है, ठीक है। तो आप मतलब जिन्होंने लिया होगा लखपति से करोड़पति हो गए बिटकॉइन में। अब आपको लग रहा होगा यार मुझे भी खरीदना चाहिए, लेकिन इतना आसान है नहीं, बहुत रिस्की है ये, बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। आपका पैसा डूब भी सकता है। अब बेसिकली क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है ना, गुप्त होता है। मतलब आपने अगर अकाउंट से अपने पैसे इस वॉलेट में ऐड कर दिए, उसके बाद आप पैसे का यूज क्या कर रहे हो, कोई रूल्स रेगुलेशन कोई भी उसको देख नहीं पाएगा। इवन हमारी सरकार भी यही तक देख सकती है, जब तक आपके बैंक में, जैसे ही बैंक से क्रिप्टो करेंसी में आ गया, क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट में आ गया, तो हमारी सरकार भी देख नहीं पाएगी, क्योंकि उस पर रूल्स रेगुलेशन हमारी सरकार का नहीं है,
ठीक है। आरबीआई जब तक आप बैंकों में पैसा है लेन देन करो तभी तक आपको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन जहां वहां से आप बाहर निकाल लिए, जैसे आपने कैश पैसा निकाल दिया बैंक से, बैंक गए पैसा निकाले, तब तक आरबीआई को पता है कि इस पर्सन ने 2 लाख रुपए निकाले हैं, लेकिन इसके बाद आप कैश में क्या क्या खरीद रहे हो आरबीआई आपको नहीं मॉनिटर कर पाएगा कि आपने क्या क्या खरीदा, जब तक अनलेस आपने अपने नाम से बिल नहीं खरीदा हो। ठीक है, हो सकता है आपने बिल ही ना लिया हो, सारे पैसे खर्च कर दिए, तो आरबीआई को पता ही नहीं चलेगा कि आपने वो पैसे कहाँ खर्च किए। सेम ऐसे ही है, जब ये जैसे इसमें ऐड होता है। अब इसमें खतरा क्या होता है, देखो लोग पैसे, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, हथियार खरीदने, इन सब चीजों के लिए क्या हो सकता है, बिटकॉइन का यूज हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये भी है कि ये पैसा बिटकॉइन में आ गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे भी है आप इसी में रह सकते हो, राइट। थोड़ा सा इससे ड्रॉबैक भी है इसमें। ठीक। तो जैसे आप पेमेंट कर दिया तो आप बिटकॉइन में खरीदोगे, बिटकॉइन में ही बेचोगे, ऐसा नहीं कि मैं डॉलर में, बिटकॉइन है तो मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करके डॉलर में बेच दूं, खरीद दूं, नहीं, आप बिटकॉइन में ही सारी चीजें करेंगे। ठीक है, जितना भी चीजें खरीदनी होती बेचनी होती इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो हम बात करते हैं एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई बेसिकली क्या करता है, बेसिकली हमारा एक फाइनेंशियल सिस्टम है। बेसिकली आपने बहुत सी चीजें आपको पता है, लेकिन अभी समझाएंगे तो समझ जाओगे। पहले शुरू शुरू में तो गवर्नमेंट इसको मैनेज करती थी, मतलब आरबीआई के थ्रू मैनेज कर रहे थे। ठीक है, आरबीआई और आईबीए, भारतीय बैंक संघ मिलकर करते थे, लेकिन अभी जो भारत के 10 बड़े बड़े बैंक है ना, वो मिलके बेसिकली इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो भारत के जो 10 बड़े बैंक है वो मिलके मैनेज करते हैं। आरबीआई, एनपीसीआई काम क्या क्या करता है ये देख लीजिए थोड़ा सा। एनएफएस करता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच का काम करता है। आईएमपीएस, आईएमपीएस जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते होंगे उनको पता होगा ये चीज, कि आप क्या करते हैं जब तुरंत पैसा भेजना होता है ना, तो आप आईएमपीएस का यूज करते हो। ठीक है, नया चेक टेक्निक है। एईपीएस तो बहुत सारे लोग को पता होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जितने भी आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके ये जो बेसिकली बात करें तो अ, जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो आधार से पैसा निकालते हैं, राइट। तो अगर इनकी बात करें, डीजी पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डीजी पे का, तो आप उसमें देखोगे वो क्या करते हैं, आधार से आपका पैसा निकाल देते हैं। ठीक है, जो जन सेवा केंद्र होते हैं बेसिकली, ठीक है, जन सेवा केंद्र जो होते हैं ना, वहां पे आप देखो आपके आधार से वो पैसे निकाल देते हैं। आपको बैंक अकाउंट की भी देनी नहीं है, कुछ भी नहीं देना, बस आपको बताना होता है कि आपका कौन सा बैंक है, और आधार कार्ड से आपके ही पैसे निकल जाते हैं। तो उसको बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार से आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन टेक्निक किसने इजाद की है, एनपीसीआई ने किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको जैसे बता दे रहा हूँ। उसके अलावा बात करें, देखो भीम, आप सबने सुना होगा भीम के बारे में, लगभग लगभग मुझे लगता है कि हर इंसान जानता है भीम, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा। तो ये भीम यूपीआई, ठीक है, इंटरफेस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो जन सेवा केंद्र वाले लोग होते हैं ना, जो अपना ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, उनमें एक सिस्टम होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का, तो उनको पता होगा। जनरली ये जनता को नहीं पता होगा, आपको ये पता होगा और ये पता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है कि भीम कौन मॉनिटर करता है, किसने बनाई है, तो एनपीसीआई ने, यूपीआई भी एनपीसीआई ने ही बनाया है। ठीक है, तो अब एनपीसीआई ने क्या कह दिया कि भैया हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक अपने लॉयर से पूछे कि भैया क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने आरबीआई को इन्फॉर्म करे कि भैया ये चीजें है, इसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो बेसिकली ये है एनपीसीआई का कहना। ठीक है, पूरी कहानी ये थी। स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, पंचायती राज दिवस के दिन, मतलब 24 अप्रैल 1993 से बेसिकली हमने क्या किया था, पंचायती राज लागू किया था, राइट। तो इन्होंने क्या किया, 24 अप्रैल को 2020 को दोस्तों पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाया था, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि जो गांव है ना, गांव में तो जमीन के लफड़े बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, स्वामित्व का पहले फुल फॉर्म भी जान लीजिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड द मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। बेसिकली क्या है कि गांव को स्मार्ट बनाना, या एक तरह से कह सकते हो। होता क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी गांव में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन पड़ोस से किसी ना किसी का झगड़ा चलता रहा, हर जमीन वाले का इसे अपने पड़ोसी से झगड़ा चलता ही रहता है। अब इसमें वो कहता है वो मेरा यहाँ तक है, वो कहता है मेरा यहाँ तक है, बेसिकली समस्या ये हो जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम 5 सेंटीमीटर तक की मैपिंग की सटीकता करेंगे, जिससे ये पता रहे कि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ तक है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ तक है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ तक है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा कम से कम हो। प्लस हम क्या करेंगे, पूरा इंटीग्रेटेड कर देंगे, पूरे गांव में देख लेंगे कि इसकी जमीन किसकी है, सरकार की जमीन कितनी बची है वो भी पता चल जाएगा, किसके नाम पे है, कहाँ पे है। वो सारी चीजें हम कह रहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे स्वामित्व योजना के अंतर्गत। तो इनका टारगेट ये है कि 2021 से 2025 तक हम संपूर्ण देश में लगभग 6.62 लाख गांव कवर करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, उनकी पूरी संपत्ति का ही हम क्या करेंगे, संपत्ति को दोस्तों उसमें हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इससे फायदा नुकसान दोनों है। फायदा क्या है,
फायदा ये है कि जो जमीन के लफड़े हैं ना वो कम हो जाएंगे। जैसे सरकार, अब जाओगे डाटा आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अभी क्या है कि सारे डाटा ऑनलाइन नहीं होते, ठीक है? तो अभी क्या है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट कोशिश करे कि आपके डाटा ऑनलाइन करता जाए करता जाए करता जाए। तो उसमें क्या होगी, आपको सटीकता एकदम हो जाएगी टोटली कि ये जमीन इतना है इसका है, ये जमीन इतना है इसका है। तो इससे क्या होगा, झगड़ लड़ाई कम हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के डाटा में आ जाएगा वो चीजें, ठीक है? उससे फायदा एक और हो सकता है क्या, अगर आपको लोन लेना होगा ना, तो जैसे पहले क्या होता है कि मान लेते हैं आपको एसबीआई से लोन लेना है, तो एसबीआई के लोग आते हैं आपके घर पे सर्वे करने, देखते हैं यहाँ पे इसकी संपत्ति है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर्टी है कि नहीं। आप आस पड़ोस के लोगों से पूछते भी हैं कि ये इसका इतना है कि नहीं यहाँ पे, तो बताते हैं हाँ हाँ इनका ही जमीन है, ये है, इतनी खेती करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, राइट? तो वो फिर सर्वे करने के बाद फिर जाते हैं, फिर आपको अप्रूवल देते हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आप सपोज करो इनके पास ऑनलाइन डाटा हो जाए, एसबीआई के पास ऑनलाइन चेक करने का सिस्टम हो जाए, तो वो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, सारी चीजें चेक करेंगे और आपका लोन अप्रूव कर देंगे। तो सोचो कितना आसान हो सकता है। तो कहीं आपको फायदा भी मिलेगा, कहीं नुकसान भी होगा, ठीक है? तो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है आपका स्वामित्व स्कीम, ठीक है? अच्छा, दूसरा एक निगेटिव क्या हो जाएगा, सरकार को ये पता चल जाएगा कि आपके पास जमीन कितनी है, ठीक है? आपके पास लैंड कितना है ये पता चल जाएगा। अब उसका क्या करेगा सरकार क्या करेगी कि भैया अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तो आपका टैक्स भी तो बनेगा, संपत्ति कर का टैक्स बनेगा। तो आप टैक्स क्या करोगे, फिर सरकार को दोगे, गवर्नमेंट को जमा करोगे, ठीक है? तो देखो कहीं ना कहीं फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है, ठीक है? अभी तक आप छुपा के रख रहे होंगे या टैक्स नहीं देते रहोगे, उसके बाद आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा, ठीक है? जैसे गांव के लोग क्या होते हैं, होम घर घर का टैक्स नहीं भरते हैं, घर बना है तो उसका घर का टैक्स, लेकिन सिटी में जो लोग रहते हैं, नगर पालिका के अंतर्गत रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, घर का टैक्स भी भरते हैं, ठीक है? इतनी चीज याद रखेंगे। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया डीकेएसआईएस एकेडमी के दोस्तों, जस्ट आप सर्च करिए प्ले स्टोर पे डीकेएसआईएस एकेडमी, रेड कलर का लोगो आ जाएगा, प्लीज आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? जस्ट सर्च करिए डीकेएसआईएस एकेडमी, ठीक है? तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना? और जिन्होंने एनसीईआरटी का पैक नहीं लिया उनसे रिक्वेस्ट है कि सप्ताह नए हैं तो एनसीईआरटी ज्वाइन करिए, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है इसमें। एनसीईआरटी के बाद दोस्तों आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, राइट? तो ये सारे हमारे वेरियस पैकेज है, 10 मई से हमारा बेसिकली फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिनको ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।